वेलकम अगेन टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर को का पूरा वॉक थ्रू कर पाएँ, जिससे कि आपके लिए एक अच्छे सा रिवीजन हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जिस तरह से नाम से ही क्लियर है, एक पेयर होगा और वो ऑर्डर्ड वे में ग्रुप्ड होगा। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ए और बी। ए मेरा सेट है जिसमें कि A1 A2 एलिमेंट्स हैं, बी में B1 B2 B3 B4 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का जो होगा वो होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सेट ए से कोई एलिमेंट उठाना होगा। A1 आपने मान लिया ले लिया। उसके बाद में बी सेट बी से कोई एलिमेंट आपको उठाना होगा और वही ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। जैसे कि A1 B1 A1 B2 या A1 B4 कोई सा भी आप एलिमेंट ले सकते हो, तो वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी हो जाएगा। लेकिन कभी आप ऐसा नहीं कर सकता कि सेट बी का एलिमेंट जो है वो पहला ले लो, तो वो B1 A1 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अभी हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर, तो उन सब का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो सबको अगर हम एक जगह रख देते हैं तो वही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये डिफाइंड सिंबॉलिकली इस तरह से है कि ए क्रॉस बी, इस तरह से हम डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और वो होता है सेट ए बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रखा है जी सेट जी में दो एलिमेंट है 7 और 8 और एच में 5 4 2 है। तो आपको जी क्रॉस एच का आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, या और एच क्रॉस जी का भी निकालना है। तो जी क्रॉस एच जब देखना हो तो पहले सबसे पहले आप लोग को पहला एलिमेंट यहाँ से उठाना है। एक एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से उठा लो। 7 उठाया और उसके बाद आप 5 4 2 में से कोई एक एलिमेंट उठाओ और एक एक करते हुए 7 के साथ 7 5 7 4 7 2 ये एलिमेंट 7 के साथ बन गए। 8 के साथ भी सिमिलर काम आपको करना है। तो जी क्रॉस एच आपका निकल आया। अब एच क्रॉस जी निकालना होता है तो फिर पहले आपको एच के एलिमेंट को उठाना और उसके बाद में एच जी के एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा। तो 5 7 5 8 या फिर 4 7 4 8 इस तरह के एलिमेंट्स आपके आते जाएंगे। तो वो एच क्रॉस जी हो गया। अब नोट वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं। नोट में कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल तभी होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू एक्स वाई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर तभी होगा जब ए इज इक्वल टू एक्स होगा और बी इज इक्वल टू वाई होगा, नहीं तो फिर ये नहीं होगा इस वैसे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अगर मान लिया मेरे एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होगा वो होगा p इंटू क्यू, दैट इज पी क्यू। ठीक है। और अगर मान लो मेरा सेकंड वे में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, तो वो भी पी क्यू ही होगा, क्योंकि पी इंटू क्यू भी इक्वल होता है क्यू इंटू पी के। नेक्स्ट कहता है ए बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है, ए या बी कोई एक इनफाइनाइट हो गया तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आपका सबके साथ पेयरिंग बनानी पड़ेगी, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट ए क्रॉस बी भी होगा। अब ए क्रॉस बी जनरली नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो इक्वल हो सकता है। अब ए और बी में से कोई एक नल सेट निकला है, तो आपका जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी नल सेट ही होगा। ए क्रॉस ए अगर जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात करी थी, यहाँ तीन एलिमेंट्स को एक साथ ला रहे हो तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। ऑर्डर दो के साथ ऑर्डर पेयर कह देते थे, यहाँ पर सिमिलर चीज़ें होंगी, वो ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाएगा, जहाँ ए बी सी आपका एलिमेंट्स ऑफ ए हो गए सेट ए के। तो इसके बाद हम रिलेशन पे आते हैं। एक रिलेशन जो होता है वो एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में जाता है, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अभी तक हमने पढ़ा था उसी का एक सबसेट होगा। लेकिन उसके अलावा हम उस कोई एक रिलेशनशिप उनके बीच में डिस्क्राइब कर देंगे, तभी वो एक रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी सेट नॉन एम्प्टी सेट हमने ले रखे हैं और उनके बीच एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है। जैसे 1a 1b का भी 1b भी एक ऑर्डर्ड पेयर तो है, लेकिन उसके साथ में हमने रिलेशन डिस्क्राइब नहीं किया है।
तो इसलिए 1b मेरा रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। 1a 2a और 3b बस केवल यही तीन ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इनके बीच ही रिलेशन डिफाइंड है, और उसको हमने इस तरह से शो किया। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को जो हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में इस तरह से होता है कि 1 2 3 4 जो हमने नंबर लेने थे वो ले लिया, ए को इधर ले लिया, तो ए मेरा ये सेट हो गया और बी मेरा ये सेट हो गया, और इनके बीच में हम एरो से दिखा देते हैं जो भी रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा है। 1 का ए के साथ बता रखा है, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ बता रखा है। तो इस तरह से हम एरो डायग्राम से दिखा देते हैं, और इसमें जो भी हमारा एरो का स्टार्टिंग पॉइंट्स हुआ करते हैं उनका जो सेट निकल के आता है उसे हम डोमेन कहते हैं, और एरो के एंड पॉइंट का जो सेट निकल के आता है उसे हम रेंज कहते हैं। और ये जो सेट बी होता है, ये जो सेकंड सेट हुआ करता है उसे हम को डोमेन कहते हैं। और इस तरह से हमारा जो अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 1 की इमेज जो है ए है, और 1 2 3 जो सेट है वो मेरा डोमेन का पार्ट है। को डोमेन में ए बी आएगा, रेंज में भी ए बी आएगा, ठीक है। और इस यहीं पर वही चीज़ें मैंने बता रखी है कि रोस्टर फॉर्म और या सेट बिल्डर फॉर्म दोनों तरीके से बता सकते हैं। ये रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें पता ही है। रोस्टर फॉर्म में आप सब कुछ बता देते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म में केवल रूल बताते हो। रूल के बेसिस पर आपको एक्चुअल चीज़ें निकालनी पड़ती है जो रोस्टर फॉर्म में आपको दिखाना पड़ता है। इसको एरो डायग्राम इस तरह से आप शो करते हो। और दूसरी चीज़ की टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन की बात करें तो अभी तक हमने नंबर ऑफ़ ए और बी के एलिमेंट्स हमने देखे थे, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी देख लिया था। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन जो है वो नंबर ऑफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उनको हम पावर में रख देते हैं। तो 2 का पावर जो यहाँ पर नंबर आया, तो इतने नंबर ऑफ़ रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में भी अगर देखा तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो ये एग्जाम्पल बता रखा है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 जो है वो मेरा डोमेन का पार्ट होगा, और 2 3 4 5 जो है वो रेंज का पार्ट होगा। को डोमेन पूरा ये सेट ए होगा। और इमेज की बात करें तो 5 जो है वो 4 की इमेज है। इसी तरह से बाकी भी रिलेशंस में आप देख सकते हो। अच्छा, ये एक रिलेशन में मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ और कि ये जो 5 है ये इसकी कोई इमेज नहीं है, लेकिन ये रिलेशन में पॉसिबल है। आप अगर फंक्शन में जाओगे तो ये फंक्शन नहीं है। और सिमिलरली अगर ये सेकंड रिलेशन यहाँ पर दिखा रखा है तो 1 की जो इमेजेस हैं, एक से ज़्यादा इमेज है। 1 की इमेज 1 भी है, 2 भी है, और 5 6 सारी है। लेकिन ये रिलेशन में तो पॉसिबल होता ही है, लेकिन फंक्शन में ये इस तरह का पॉसिबल नहीं होता है। उनकी एक यूनिक इमेज ही चाहिए होती है। चलिए आगे चलें। ये सेल्फ असाइनमेंट था, फिर कुछ उसके बाद फंक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, बस उसमें एक कुछ हमारी रेस्ट्रिक्शन रहती है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है कि एसोसिएट ईच मेंबर ऑफ ए, मतलब कि जो पहला सेट है उसका हमारे सब के सब एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एसोसिएट होने चाहिए, और टू ए यूनिक मेंबर ऑफ बी, और एक यूनिक मेंबर से ही एसोसिएट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जैसा मैंने अभी बताया था कि किसी एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इसने फंक्शन डिफाइन कर रखा, फंक्शन ए टू बी, ए को हम डोमेन कहते हैं, बी को को डोमेन, और ये डिफाइन इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर जब एग्जांपल में जो हमने देख रखा है f का 1 जो है, फंक्शन 1 के लिए जो है वो a इमेज उसकी a है, 2 के लिए इमेज भी a है, 3 के लिए b है इमेज। तो ये इस तरह से इमेज यहाँ डिफाइन कर रखी है। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में भी सेम काम होता है। जैसे ये जो है यहाँ तो कुछ आपकी इमेज, कोई भी ऐसा एलिमेंट रह नहीं सकता जिसको कोई इमेज ना हो। तो इसका मतलब कि सब सारे के सारे ही एलिमेंट जो हैं वो एरो के स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो ये सारा सेट जो होगा वो मेरा डोमेन कहलाता है। तो इनफैक्ट ये पूरा सेट ही मेरा डोमेन कहलाएगा। ये बी सेट जो है ये कोडोमेन कहलाता है, और सेट ऑफ इमेजेस जो है वो मेरी रेंज कहलाती है। और ये इमेज की बात करें तो ए जो है वो 1 की इमेज है, बी जो है वो 3 की इमेज है, सी जो है वो किसी की इमेज नहीं है। तो ये पॉसिबल है यहाँ पर फंक्शन में भी। चलिए नेक्स्ट देखें क्या कहता है। नेक्स्ट हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया था इस तरह से, और यहाँ पर अच्छा इज़ द फॉलोइंग ए फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर जैसे इसको छोड़ दिया है, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी कोई इमेज है नहीं, तो ये पॉसिबल है, होता नहीं है फंक्शन में। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए फंक्शन।
इस तरह से कर रखा है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि सारे के सारे डिफाइंड है, इसलिए ये फंक्शन होगा। चलो जी, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एफ और जी दो फंक्शन डिफाइंड है, तो उनके बीच अगर हम सम की बात करें तो एफ प्लस जी होल ऑफ एक्स कर दें, तो उसको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो वो प्लस बाहर आ जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। सिमिलर माइनस के लिए होता है, सिमिलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, एफ इंटू जी तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। के एफ एक्स अगर करें तो के जहाँ एक रियल नंबर है तो के को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि के के साथ कोई एक्स के साथ वो चेंज कर रहा नहीं रहा, वो वेरी कर नहीं रहा, इसलिए के ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ बाई जी, वो एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने डोमेन और रेंज की बात करी, तो कुछ फंक्शंस कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसका हमने डोमेन और रेंज निकालना देखा था हमने। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो किस तरह से हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। और सेल्फ असाइनमेंट इसी भी अभी ने देख रखा था। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो आज के थर्ड लेक्चर का हमने स्टार्ट किया था। तो टाइप ऑफ फंक्शन हम रियल फंक्शंस पर ही कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, जो सारे के सारे रियल फंक्शन ही होंगे। तो रियल फंक्शन का मतलब ये क्या होता है, एक रियल फंक्शन जो होता है उसके जो सेट ऑफ रियल नंबर्स और डोमेन और रेंज जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, या फिर वन ऑफ इट सबसेट्स हो सकते हैं। तो जैसे रियल नंबर सेट डोमेन और को डोमेन हो गया, या रेंज हो गया, और या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर और रियल नंबर की चीज़ें ले लो, या रैशनल इरेशनल के ले लो, और इस तरह से आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उनका जो होगा सुपर सेट वो रियल नंबर ही होगा, तो तभी वो रियल फंक्शंस कहलाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, तो ये आपका सीधे खुद से रिलेशन ही इसमें हो जाता है, खुद का खुद से जो इमेज होती है वो खुद ही होती है, सेम इमेज होती है, जैसे 0.5 की 0.5, 1 की 1। और इसका अगर ग्राफ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, और जो सेम एंगल पर इंक्लाइंड एक्स एक्सिस से होगा जितना वाई एक्सिस है, यानी कि 45 डिग्री पर दोनों से इंक्लाइंड होगा। और अगर डोमेन और कोडोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन तो मेरा पूरा का पूरा आर दिख रहा, कोडोमेन तो जो क्वेश्चन में दिया होता है तो वो है ही आर। और अगर रेंज की बात करें तो सिंस इसमें कोई भी एलिमेंट खाली तो दिख नहीं रहा, सब सेट ऑफ इमेजेस ही हैं, इसलिए वो सारी ही की सारी रेंज में आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन कहता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि सबके एक कांस्टेंट के लिए डिफाइंड होता है, जैसे y इज इक्वल टू सी के बराबर होता है। एग्जाम्पल में हमने जो ले रखा है तो वो y इज इक्वल टू 2 के बराबर ले लिया है, 2 जहाँ है कांस्टेंट है, तो सब जो एलिमेंट्स होंगे डोमेन के वो सब की इमेज जो है वो 2 ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो डोमेन जो है वो मेरा रियल सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन तो हमारा ये होता ही है, जो पूरा का पूरा सेट दे रखा होता है, तो वो भी रियल नंबर हो गया। और रेंज की बात करें तो सिंस सेट ऑफ इमेजेस जो है वो केवल 2 है, इसलिए वो 2 हो जाएगी। और अगर इसे एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करने की बात करें तो y इज इक्वल टू 2 इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पॉलिनोमियल पता ही है कि y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इस तरह से a3x क्यूब प्लस an x टू पावर n, इस तरह से डिफाइंड होता है पॉलिनोमियल। तो इसी तरह का एक पॉलिनोमियल फंक्शन में इसी तरह से डिफाइंड होगा। और इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो f जो है वो r टू r डिफाइंड है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने डिफाइन कर रखा है। तो एक्स स्क्वायर डिफाइन किया, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए जब भी इमेज बनेगा नेगेटिव नंबर्स के वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो अब हम इसके देखें कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन के आ जाएगा सारे के सारे, क्योंकि सबके इमेज हमारी होगी। को डोमेन मेरा ये सेट पूरा हुआ करता है, यानी कि वो भी रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। रेंज जो होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, वो नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता। और अगर हम इसे ग्राफ के हिसाब से बताएं एक्स वाई एक्सिस में, तो वो फिर यहाँ पर एक इसे पैराबोला कहा जाता है ऐसे, तो ये इस तरह का कर्व आ जाता है। यहाँ पर आप देखो तो नेगेटिव साइड में y की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, y किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए y नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसलिए भी इसको हम रेंज कहेंगे, 0 टू इन्फिनिटी हो रहा है।
अब रैशनल फंक्शन पे आते हैं। रैशनल फंक्शन उस तरह के फंक्शन होते हैं जहाँ एफ एक्स बाई जी एक्स डिफाइंड होता है इस फॉर्म में। दो फंक्शन मेरे हैं एफ एक्स और जी एक्स, और एफ एक्स बाई जी एक्स जो है वो मेरा रैशनल फंक्शन हो गया। और रैशनल फंक्शन में जी एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए वो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन इस पर रहती है कि वो जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तभी रैशनल फंक्शन को हम डिफाइंड बोलेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो हमने ले रखा है तो वो एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है कि एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन है। तो उसके बेसिस पर हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल के इसका देख लिया। अब हम मॉड्यूलस फंक्शन पे आते हैं। ये मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हम डिनोट इस तरह से करते हैं, एक्स और उसके दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइन इस तरह से होता है, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर x जब भी पॉजिटिव होगा, ज़ीरो या उससे कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू x के बराबर होगी। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू माइनस एक्स के बराबर होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर माइनस कोई सी वैल्यू ले लें, जैसे माइनस वन लेकर के हमने देखा था, तो माइनस वन ले लिया, तो यहाँ पर अगर आप उसको एक माइनस बाहर भी दे दोगे, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन है, तो माइनस ऑफ x दैट इज माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी प्लस वन आ जाएगी एक्चुअल में। तो इस तरह से डिफाइन होता है। और अगर इसको हम प्लॉट करने की बात करें तो ये मेरा इस तरह से y पॉजिटिव साइड में तो आपको पता ही है, जैसे y इक्वल टू एक्स होता है उसी तरह से ये डिफाइन होगा। और इस तरफ जो आएगा वो भी सेम सी वैल्यू आएगी, बस इसे हम स्ट्रेट लाइन नीचे लाने के बजाय इसे ऊपर ले जा रहे हैं। ये इसकी भी 45 डिग्री ही होगी, इसके साथ एक्स और वाई एक्सिस के साथ ये बनाएगा। तो ये इस तरह से प्लॉट हो गया मेरा मॉड्यूलस फंक्शन। डोमेन की बात करें, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, लेकिन रेंज जो होगी वो मेरे ज़ीरो से ही पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए ज़ीरो टू इन्फिनिटी होगी इसकी रेंज। अब इनके बाद हम आते हैं सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन हुआ करता है जो डिफाइन इस तरह से होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर पॉजिटिव नंबर, इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ज़ीरो, और माइनस वन होता है किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए। तो बस इनकी तीन वैल्यू ही हो सकती है। और इसको अगर हम देखें तो ये डोमेन जो इसकी हुआ करती है, डोमेन अगर आप देखें, आप इसको पहले एरो डायग्राम से बना करके देख लेते हैं। तो एरो डायग्राम बना करके हमने देखा तो नेगेटिव वैल्यू जब भी लो तो माइनस वन के साथ उसको एसोसिएशन कर दो, तो यानी कि सबकी इमेज माइनस वन होगी नेगेटिव वैल्यू के लिए, ज़ीरो के लिए ज़ीरो होगी और पॉजिटिव वैल्यू के लिए वन एसोसिएशन होगी। ठीक है, अब इसको एक्स वाई एक्सिस में बना करके देखा तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम बन गया एक्स वाई एक्सिस में। और अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो सबके सब वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो सारी के सारी वैल्यूज़ जो है उसके वो एलिजिबल है, वो पॉसिबल है इसमें, इस सेट में, इसलिए हमारा डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। को डोमेन तो ये पूरा सेट हुआ ही करता है। और रेंज जो है उसके तीन वैल्यू ही होगी, माइनस वन, ज़ीरो और प्लस वन, क्योंकि बस यही तीन वैल्यू डिफाइंड होती है इसमें। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी कहा करते हैं। तो ये होता है इस तरह से डिफाइन होता है फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्स को रखा करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी रहती है लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक इंटीजर वैल्यू होगी जो खुद के बराबर हो या उससे कम वाली इंटीजर वैल्यू को लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका बना करके देखा तो एरो डायग्राम ये बन करके आया। एरो डायग्राम में जब भी आप कोई वैल्यू लेते हो, जैसे हमने 0.3 या 0.5 या 0.6 लिया, तो वो खुद तो एक इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटी जो इंटीजर वैल्यू है वो ज़ीरो है। और जैसे 1.3 ले लें तो उससे छोटी इंटीजर वैल्यू 1 है। तो जब भी हम इस तरह की वैल्यू लेंगे तो वो ज़ीरो से लेकर के 1 से कुछ नीचे तक की 0.9999 तक की वैल्यू जो भी होगी वो सब ज़ीरो पे जाएगी, उसकी उन सब की इमेज ज़ीरो होगी। और 1 से लेकर के जो 2 से जस्ट नीचे तक वाली इमेजेस सबकी वो 1 पे होगी। और इसी तरह से ये चलता है ये एरो डायग्राम में। तो अब अगर हम इसको प्लॉट कर लें एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो वो एक स्टेप की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखें डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो पूरा का पूरा सब वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन तो पूरा कंप्लीट आर आ जाएगा, कोडोमेन भी कंप्लीट आर वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि वो तो जो भी
क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये किस तरह से डिफाइंड है, वो सेम वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि आर पर कंप्लीट आर पर कोडोमेन यहाँ पर आर है, तो ये वो आर ही वैल्यू यहाँ पर कोडोमेन की हो जाएगी। अब रेंज में जो होगा, रेंज तो केवल इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, तो इंटीजर हमारा रेंज इज एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, केवल इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है हमारी रेंज यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक सेल्फ असाइनमेंट का क्वेश्चन था। तो इन सब के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, हमने एक वॉक थ्रू भी कर लिया। तो आज का लेक्चर तो यहाँ तक ही प्लान था। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट और सजेशन हमें भेजते रहें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।